हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस की जो PDF है वो कल ही हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें कमेंट का भी ऑप्शन है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस के बाद अपना स्कोर भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और इस PDF से आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि फ्रेश फाइल वहाँ पर हमने अपलोड कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर बताना है, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है इन चार में। वैसे अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, तो ये जो चारों नेशनल पार्क हैं ये सभी नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी के बारे में कुछ जो फैक्ट हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसका आंसर सही है वो है सी नंबर, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में स्थित है और यही भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। आप इमेज के माध्यम से देख भी सकते हैं। इस प्रकार से ये जो नेशनल पार्क है ये दिखाई पड़ता है और संघाई हिरणों के लिए फेमस है और ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम देखते हैं अदर क्वेश्चंस के बारे में, यानी अदर जो हमारे ऑप्शन दिए हुए। सबसे पहले आता है रामगंगा नेशनल पार्क। तो आप कहेंगे कि ये कुछ नया नया लग रहा है, रामगंगा नेशनल पार्क, ऐसा नेशनल पार्क तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो हम आपको बता दें, ये जो रामगंगा नेशनल पार्क है ये जिम कॉर्बेट का नाम बदल कर ही रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। तो बदला हुआ नाम भी आपको याद रखना है। और जब भी आपसे पूछा जाए रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है ये स्थित है उत्तराखंड में। क्योंकि जिम कॉर्बेट तो आप जानते होंगे, बट इसका नाम बदल दिया गया क्योंकि रामगंगा जो नदी है वो इसके बीच से होकर जाती है, इसीलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। और बात करें तो ये भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है, यानी इसे माना जाता है पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क। और पहले ये फेमस हुआ करता था हेली नेशनल पार्क के नाम से। तो देखिए कई सारे इसके नाम हैं, हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क भी इसी को कहते हैं। तो आपको ये सभी नाम इसके याद रखने हैं। उसके बाद बात आती है हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क आपका स्थित है कहाँ, लद्दाख में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो अगर बात की जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है। उसके अलावा बात किया जाए सबसे छोटे नेशनल पार्क की, तो वो है साउथ बटन नेशनल पार्क और ये है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क। तो सबसे छोटा, सबसे बड़ा और उसके साथ ही साथ तैरता हुआ, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से बन सकते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के बारे में अच्छी तरीके से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में मनाया जाने वाला हेमिस त्यौहार किस देवता को समर्पित है। तो देखिए लद्दाख में ये जो फेस्टिवल है हेमिस नाम से फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। और हमने जब पढ़ा था फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बारे में, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था लद्दाख में कई सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। साथ ही साथ जो तिब्बती नववर्ष होता है, बेसिकली इसी के उपलक्ष्य में ये जो हेमिस त्यौहार है वो मनाया जाता है। और ये यहाँ पर समर्पित है भगवान पद्मसंभव को। तो जो वहाँ के भगवान हैं भगवान पद्मसंभव, उन्हीं को ये समर्पित है हेमिस त्यौहार। तो आपको याद रखना है। और ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है लद्दाख में। और हम इमेज के माध्यम से भी इसे देख लेते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से वहाँ पर मुखौटे पहन के लोग डांस करते हैं और ये अपने भगवान को समर्पित इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जो भी लद्दाख के पीपल हैं। अगला क्वेश्चन है, टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है। तो टेरेस एक प्रकार, ये एग्रीकल्चर का एक प्रकार है टेरेस खेती, और ये आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में, यानी जहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, पर्वतों में ही ये जो खेती है वो की जाती है टेरेस खेती, जिसे हम बेसिकली कहते हैं। टेरेस खेती का यहाँ पर मतलब है जो खेती पहाड़ की ढलान में की जाती है, पहाड़ की ढलान में की जाने वाली जो खेती होती है, क्योंकि पहाड़ों में जो वहाँ पर भूमि होती है वो यहाँ पर
काफ़ी यानी समतल नहीं होती है जैसा कि हम मैदानों में देखते हैं, तो इसलिए वहाँ पर खेती करना थोड़ा सा टफ हो जाता है और इसीलिए वहाँ पर एक नई प्रकार की जो खेती है वो की जाती है। यानी बेसिकली वहाँ पर हम पहाड़ की ढलान में सीढ़ीदार खेतों का वहाँ पर निर्माण किया जाता है और इस माध्यम से वहाँ पर खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती को ही यहाँ पर थोड़ा सा आपसे वर्ड प्ले करके यहाँ पर पूछ लिया गया है। टेरेस खेती बेसिकली सीढ़ीदार खेती ही है और ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, पर्वतीय इलाकों में, यानी जो आप हमारा हिमालयन रीजन है वहाँ सभी जो खेती की जाती है वो बेसिकली टेरेस खेती ही की जाती है, जिसे हम सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं और इसको हम इमेज के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपने देखा होगा जो भी हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है या जो भी हिमालयन रीजन है वहाँ पर जो आपको खेत दिखाई देंगे वो इसी प्रकार से होंगे, जिन्हें हम सीढ़ीदार खेत और साथ ही साथ टेरेस खेती के नाम से भी इस खेती को जानते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो देखिए पराक्रम दिवस मनाना अभी रिसेंटली ही शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के नाम से यहाँ पर मनाएंगे इस दिवस के रूप में। तो देखिए ये डेट है आपकी 23 जनवरी, जो कि रिसेंटली है भी 23 जनवरी हुई जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी और उन्हीं के अवसर पर इस पराक्रम दिवस को मनाया जाएगा। उसके अलावा जो अदर डेटें लिखी हुई हैं इसमें भी कहीं ना कहीं किसी की जयंती ही शामिल है और उसमें भी एक पर्टिकुलर दिवस को मनाया जाता है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आती है 25 दिसंबर, जिस दिन क्रिसमस होता है तो 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, और ये बेसिकली है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा फिर आता है 12 जनवरी, और ये आप सभी जानते हैं इस दिन मनाया जाता है युवा दिवस, और ये होती है स्वामी विवेकानंद की जयंती। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आता है 24 दिसंबर, और 24 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, और किसान दिवस भी किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यानी इस दिन भी जयंती होती है किसकी? चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है, और इसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और 23 जनवरी आप सभी को हमने बताया पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया जाता है। उसके अलावा 5 सितंबर राधा कृष्णन जी की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी सभी आप जानते ही, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जीएस के अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन ये एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल एग्जाम में, और लास्ट जो शिफ्ट थी एसएससी सीजीएल एग्जाम की उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा ओनिरोलॉजी। तो जो ओनिरोलॉजी होता है वो बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स को ही हम ओनिरोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे ये बेसिकली जो लॉजी आप देख रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ ये इस प्रकार से होता है, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। आप जिस प्रकार से जियो मॉर्फोलॉजी हो गई, कॉस्मोलॉजी हो गई, क्लाइमेटोलॉजी हो गई, यानी जो वायुमंडल है उसका अध्ययन करना, क्लाइमेटोलॉजी, यानी लॉजी जो एक रूट वर्ड है ये जिसके भी पीछे लग जाएगा उसका अध्ययन की बात यहाँ पर की जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आता है मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी बेसिकली होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। उसके अलावा इंटोमोलॉजी, तो ये होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना एंटोमोलॉजी कहलाता है। और जो भी वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, यानी हाउ द वर्ड्स परफॉर्म, यानी वो किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, फॉर्मेशन, जो वर्ड्स होते हैं किस प्रकार से फॉर्म किए गए उसका जो अध्ययन होता है, ये मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो देखिए संसद के द्वारा कई सारे
संशोधन किए गए और समय समय पर कई सारी चीज़ों को संविधान में जोड़ा गया और हटाया गया, उनका सुधार किया गया, अमेंडमेंट किए गए उसमें। तो ये जो अधिकार है वो संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है, तो ये है आपका आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद उसका एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे कोई यानी ज़्यादा बड़ा बदलाव करना है तो फिर आपको कई जगह से यानी लोकसभा, राज्यसभा सभी जगह से उस बिल को वहाँ पर पास करना होगा। तो इस यानी आर्टिकल 368 की सहायता से संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, बट वो जो संशोधन होना चाहिए वो किसी भी प्रकार से जो संविधान है उसके मूलभूत ढांचे को परिवर्तित ना करे, क्योंकि न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस बदलाव की, उस संशोधन की जांच की जाएगी। अगर वो उल्लंघन करता है संविधान का तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर के अंतर्गत आता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो एक बुक है द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेसिकली ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। तो शशि थरूर के द्वारा ये बुक लिखी गई है द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो किसने लिखी थी? इलाहाबाद जिसका नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? प्रयागराज, यानी जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं इस समय। और ये जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ये प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। और इलाहाबाद का नाम वर्तमान में क्या है? प्रयागराज है, और इसे लिखा गया था हरिसेन के द्वारा। तो समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि हुआ करते थे हरिसेन, और उन्हीं के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की तो इन्हें कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और हमने जब गुप्त वंश के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर आपको हमने बताया था कि जो भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यहाँ पर समुद्रगुप्त को। और ये समुद्रगुप्त हैं, ये हैं गुप्त वंश के शासक। तो गुप्त वंश के शासक हैं समुद्रगुप्त, और इन्हीं की जीवन पर आधारित यानी इन्हीं के जो कई सारे कार्य हैं उनका वर्णन इस प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवयवी क्षय के जरिए निर्मित होती है? यानी जो फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके क्षय के जरिए निर्मित होने वाली जो गैस है वो है आपकी फॉस्फीन गैस। यानी इस जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा फॉस्फीन गैस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है आवर्त नियम। जैसा कि आज हम देखते हैं के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी जो आवर्त नियम है, या हम ये कह लें जो आवर्त सारणी है, इसके विकास का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा दिमित्री मेंडलीफ। तो जो दिमित्री मेंडलीफ हैं इन्हीं के द्वारा आवर्त सारणी और आवर्त नियम की रचना की गई थी, तो इन्हीं को ये श्रेय दिया जाता है। उसके अलावा बात करें अगर हम रदरफोर्ड की, तो ये भी एक फिजिक्स के हम ये कह लें फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा कार्य किया, और आप जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ते हैं वो भी रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। और उसके अलावा नील्स बोहर भी रिलेटेड है परमाणु से, और जे सैमसन के द्वारा खोज की गई थी किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा, और रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी, और वैज्ञानिक थे चैडविक जिनके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और साथ ही साथ हमने डिटेल या इनसे बनने वाले जो अदर क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ पर बताया। तो ये देखिए 20 क्लासेज हमारी मिक्स्ड जीके क्वेश्चन की यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, और इनमें हमने एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया। और अगर हम बात करें अब आगे यानी मंडे को एक क्लास होगी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसमें हम जो फरवरी 2022 फर्स्ट वीक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे मंडे को उस क्लास के अंतर्गत। तो उस क्लास को भी आप देखना ना भूलें, और इसी प्रकार से हम करंट अफेयर्स को भी कवर करते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ फिर हम आगे उसी प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जो हमारी न्यू सीरीज आने वाली होगी इन जीके क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, और चैनल की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले ही अवेलेबल हो जाएगी क्लास के
जिससे आप उसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।